नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civil। इस वीडियो में हम अपने मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक अगला टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में पूरे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट फैक्टर्स हैड लेड टू द ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म इन इंडिया इन अर्ली 20th सेंचुरी। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में उग्रवादी राष्ट्रवाद के विकास के लिए कौन से कारक जिम्मेदार थे। तो हमने जैसे पिछले वीडियो में देखा था कि 1885 से लेकर के 1905 के बीच का समय देखने को मिलता है नरमपंथी नेताओं का, और 1905 में जब बंगाल विभाजन होता है उसके बाद आता है उग्रवादी नेताओं का समय, यानी कि मिलिटेंट नेशनलिज्म या एक्सट्रीमिस्ट का फेज़ आता है। एक्सट्रीमिस्ट का फेज़ चलता है करीब 1920 तक का, उसके बाद नेशनलिज्म का मोड बदल जाता है, फिर काफ़ी अलग लेवल का नेशनलिज्म हमें देखने को मिलता है, लेकिन ये एक्सट्रीमिस्ट फेज़ हमें 1920 के बाद 1920 तक का देखने को मिलता है। तो इस नेशनलिस्ट फेज़ में ये एक्सट्रीमिस्ट मोड आने के क्या कारण थे उन्हें हम समझेंगे और इसे एक पूरे क्वेश्चन के फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे। तो हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप से स्टार्ट हैं। आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके इन पेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, आपकी 1-to-1 गाइडेंस मिलेगी, आपकी सारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, आंसर्स रिव्यू भी किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, टेस्ट सीरीज़ भी मिलेंगी, तो आपकी प्रिपरेशन अनदर लेवल हो जाएगी। नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें और ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस पूरे टॉपिक को समझते हैं। हम अपने आंसर के इंट्रोडक्टरी पार्ट में लिखेंगे, द अर्ली मॉडरेट्स वर द यूजर्स ऑफ प्रेयर एंड पिटिशन मेथड टू रिफॉर्म द ब्रिटिश रूल फ्रॉम विद इन, बट ग्रेजुअली इट वॉज रियलाइज्ड बाय अ सेक्शन ऑफ नेशनलिस्ट दैट prayer and petition can make no change, so they tried to another method to bring the desired changes. This section of nationalists used revolutionary activities to make the deaf British government hear. शुरुआती नरमपंथी जो नेता थे उन्होंने ब्रिटिश शासन के भीतर सुधार करने के लिए प्रार्थना और याचिका की विधियों का उपयोग किया था, जो कि हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं कि प्रार्थना और याचिका की विधियां क्या हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे अभी ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ बदलती गई, राष्ट्रवादी वर्ग का एक समूह सामने आता है जिसने समझ लिया था कि प्रार्थना और याचिका करके कोई भी सुधार नहीं लाया जा सकता है ब्रिटिशर्स की पॉलिसी में। इसलिए उन्होंने परिवर्तन लाने के लिए अलग तरीके इस्तेमाल करे, प्रेयर और पिटिशन को छोड़ दिया और वो तरीके कहलाए उग्रवादी तरीके, और ये नेता उग्रवादी नेता कहलाते हैं। राष्ट्रवादियों ने इस वर्ग ने बद्ध ब्रिटिश सरकार के कानों तक आवाज़ पहुंचाने के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों का इस्तेमाल किया। तो मॉडरेट फेज से अब क्रांतिकारी गतिविधियों की तरफ हम आ गए हैं 1905 के बाद से। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या कारण बनते हैं जिसने उग्रवादी नेताओं को आगे लाया, और फिर मॉडरेट्स लीडर्स पीछे हो गए, सूरत स्प्लिट हो जाता है फिर कैसे हमारा पूरा आगे का फेस चलता है फ्रीडम स्ट्रगल का। तो उसकी शुरुआत होती है, हम देख सकते हैं उसकी शुरुआत बेसिकली होने लगती है 1897 के करीब से, जब आता है लॉर्ड कर्जन का टाइम। हम अलग अलग ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स की पॉलिसीज़ को भी डिस्कस करेंगे और उनके एक क्वेश्चन के फॉर्म में उन्हें पूरी तरीके से उनका रूल समझेंगे। लेकिन अभी के लिए हम ये समझते हैं कि कर्जन ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ लाई थी जिससे कि उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिशर्स को ऊंचा दिखाने की कोशिश की थी। वो इंडियंस को बहुत नीची नज़रों से देखा करता था, और उसकी इन्हीं तरीके की पॉलिसीज़ की वजह से जैसे ही कर्जन का फेज़ आता है, कर्जन की पॉलिसीज़ आने लगती है, एक उग्रवादी समूह सामने आता है, एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स आने लगते हैं सामने, और एक्सट्रीमिस्ट फेज़ की शुरुआत होने लगती है। और ये शुरुआत होती है 1897 से, जब नाटू ब्रदर्स का वो बिना परीक्षण करे निर्वासन कर दिया जाता है। तो विदाउट ट्रायल नाटू ब्रदर्स को डिपोर्ट कर दिया जाता है, एक पहला कारण ये बनता है। और इसी टाइम पे तिलक एक्टिव होते हैं और तिलक का रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है एज एन एक्सट्रीमिस्ट लीडर। फिर 1904 में आता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जो हमने पिछले एक्ट्स डिस्कस करे हैं उनमें इसे देखा है शायद,
या हम अगले आने वाले वीडियोस में जब हम कर्जन की पॉलिसीज़ को डिस्कस करेंगे, हम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को काफ़ी अच्छे से समझेंगे कि क्या एक्ट था, इसके अंदर क्या प्रावधान हुआ करते थे। पर अभी के लिए हमारे मेन पॉइंट्स में यह है कि 1904 में एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आता है जो कि कारण बनता है एक्सट्रीमिस्ट फेस का। फिर उसके बाद 1904 का इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आता है। तो जब हमने डिस्कस करा था इंडिया में एजुकेशन का डेवलपमेंट, तब 1904 का यूनिवर्सिटीज़ एक्ट समझा था और ये देखा था कि यूनिवर्सिटीज़ कैंपस बन गए थे नेशनलिस्ट लीडर का एक बर्थ पॉइंट, जहाँ पर लोग अपनी राष्ट्रवादी विचारधाराओं को रखा करते थे और वहाँ पे नेशनलिस्ट लीडर एक जन्म लिया करते थे। तो इस वजह से यूनिवर्सिटीज़ में कंट्रोल लगाने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ की एक्टिविटी पे कंट्रोल लगाने के लिए 1904 का यूनिवर्सिटी एक्ट आता है और ये सब भी कर्जन के टाइम पे ही होता है। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कर्जन का टाइम पीरियड कितना था और कर्जन के पहले कौन सा गवर्नर जनरल था और कर्जन के जस्ट बाद कौन सा गवर्नर जनरल आता है। गवर्नर जनरल बेसिकली वॉइसरॉय आता है। 1858 के बाद से गवर्नर जनरल को वॉइसरॉय कहा जाने लगा था। तो कर्जन के पहले कौन था और कर्जन के बाद का कौन सा था, और सबसे लंबे समय तक इंडिया में किस गवर्नर जनरल ने या वॉइसरॉय ने शासन किया है, वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। तो उसके बाद अगला पॉइंट हम देखेंगे कि ये तीन कारण थे, एक हमारा 1897 का नाटू ब्रदर्स का डिपोटेशन, उसके बाद 1904 का एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और फिर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट। तो ये सारे सम इनिशियल रीज़न बने थे दैट कन्विंस्ड इंडियंस दैट द सेल्फ गवर्नमेंट वाज नेसेसरी फॉर द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। उसके बाद आता है ग्रोथ ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो तिलक, अरबिंदो और बिपिन चंद्र पाल ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंडियंस के अंदर आत्मसम्मान की भावना को जागृत करने के लिए। हमने देखा 1897 के करीब से तिलक काफ़ी एक्टिव हो गए थे। उसी टाइम पर अरबिंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, ये सारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर भी एक्टिव हो जाते हैं और ये काफ़ी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मूवमेंट में। और इन राष्ट्रवादी नेताओं ने आम जनता के मन में राष्ट्रवाद की भावना लाई, आत्मविश्वास की भावना लाई, आत्मसम्मान की भावना लाई। उसके बाद अगला कारण था शिक्षा का प्रसार। तो शिक्षा के प्रसार के साथ साथ जागरूकता में वृद्धि से के साथ बेरोजगारी में भी वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप गरीबी हुई और ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष में वृद्धि हुई। तो जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी, एजुकेटेड सोसाइटी बनी, तो उसके हिसाब से जो छोटा मोटा काम हुआ करता था वो काफ़ी लो लेवल का काम उन्हें लगने लगा और एजुकेटेड लोगों के हिसाब से बेरोजगारी बढ़ी। एजुकेशन पाने के बाद उन्हें उनके लेवल का जॉब नहीं मिल पा रहा था, ये काफ़ी एक बड़ा कारण बना। और इसमें आम जनता के मन में जो मिडिल क्लास था वो एजुकेट होने लगा था और इस मिडिल क्लास के मन में, जो कि एक समाज का सबसे बड़ा सेक्शन कवर करता था मिडिल क्लास, इस मिडिल क्लास के मन में अंग्रेज़ों के खिलाफ असंतोष पैदा होने लगा। तो अपने हितों के लिए ये मिडिल क्लास अपने हक को पाने के लिए फिर स्वतंत्रता संग्राम में उतरने लगा। उसके बाद अगला कारण बना अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां। 1896 में इथोपिया ने इटली को हराया था। उसके बाद 1905 में रशिया को जापान ने हराया था। और ये जब बात इंडियंस तक पहुंची तो उन्होंने ये समझ लिया कि जो ये समझा जाता है कि ब्रिटिश पावर इनविंसिबल है, ब्रिटिश पावर अमर है, इसको कोई हरा नहीं सकता है, तो ये एक मिथ है। ब्रिटिश पावर को हराया जा सकता है अगर एकीकृत हो जाएं लोग, क्योंकि एकीकृत लोग सबसे मजबूत साम्राज्यों को भी हिला सकते हैं। और इसी वजह से मास पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा। और एक्सट्रीमिस्ट लीडर की सबसे अच्छी खासियत ये थी कि उन्होंने इस पूरे स्ट्रगल में कॉमन पीपल को जोड़ा, मासेस को जोड़ा, इसलिए इनके जो मूवमेंट्स हुआ करते थे वो वाइड स्प्रेड हुआ करते थे। फिर नरमपंथी की उपलब्धियों से असंतोष। तो सबसे मेन कॉज यही था एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के सामने आने का कि जो पहले के समय में नरमपंथी नेता 1885 से 1905 तक जो तरीके इस्तेमाल किया करते थे, जो इनके एफर्ट्स हुआ करते थे, जो इनके मेथड्स हुआ करते थे, उससे असंतुष्ट थे क्योंकि पिछले 20 सालों में कोई भी बदलाव नहीं आ पाया था समाज में, जो कि एक विजिबल चेंज हो वो नहीं आ पाया था। कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए ब्रिटिशर्स कुछ रिफॉर्म्स तो लाया करते थे, मॉडरेट्स को पैसिफाई रखने के लिए वो रिफॉर्म्स तो लाते थे, लेकिन उनका कोई खास और विजिबल इम्पैक्ट सोसाइटी पे देखने को नहीं मिलता है। तो ये लीडर्स को समझ में आ गया था, जो एक्सट्रीमिस्टिक माइंडसेट के थे, कि प्रेयर एंड पिटिशन के मेथड से तो हम भारत को कभी भी आज़ाद नहीं कर पाएंगे या कभी भी स्वराज नहीं हासिल कर पाएंगे।
फिर पश्चिमीकरण बढ़ा तो स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और बंकिम चंद्र चटर्जी कुछ ऐसे बौद्धिक नेता थे जिन्होंने भारत के अतीत के चमकीले रंगों में चित्रित किया और भारतीयों को भारत का संदेश देकर पश्चिमी श्रेष्ठता के मिथक को तोड़ा। यानी कि स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती and Bankim Chandra Chatterjee were some intellectual leaders who painted India's past in bright colors and exploited the myth of Western superiority with giving the message of India for Indians। तो इन्होंने इंडिया फॉर इंडियंस का एक नारा लगाया, इन्होंने इंडिया फॉर इंडियंस का आइडिया दिया, कॉन्सेप्ट दिया, और इन नेताओं ने बताया कि ब्रिटिश सुपीरियर नहीं है, इंडिया का कल्चर, इंडिया का पास्ट बहुत ब्राइट रहा है, और इन्होंने इंडिया के पुराने कल्चर को सामने ला करके रखा, जिनसे इंडियंस में एक प्राउड आया, उनके मन में सेल्फ रिस्पेक्ट आई, उनको कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ, हम पहले के समय से हमारा कितना रिच कल्चर और पास्ट हुआ करता था जिसे ब्रिटिशर्स ने ख़राब किया है, हम चाहें तो वो अपना पास्ट वापस ला सकते हैं और अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं। उसके बाद लॉर्ड कर्जन की नीतियाँ, तो जैसे हमने पहले ही पॉइंट में देखा था कि 1897 से शुरू होता है एक्सट्रीमिस्ट फेज, और 1897 में ही लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड आता है, इसी के आसपास आता है। कब आता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो जब 1897 के करीब ही, मतलब लेट 1890s की अगर हम बात करें, तो जब लॉर्ड कर्जन आता है तो इसकी नीतियाँ ऐसी हुआ करती थी जो कि बहुत ह्यूमिलिएटिंग थी, क्योंकि इंडियंस को बहुत नीची नज़रों से देखा करता था। कर्जन्स पॉलिसी विच इंक्लूडेड मिशन, कमीशन एंड ओमिशन, इसकी 3 स्टेप ये यूज़ करता था, मिशन, कमीशन एंड ओमिशन, और इसका बिहेवियर बहुत ह्यूमिलिएटिंग हुआ करता था। और उसके अलावा बंगाल का पार्टीशन जब हुआ तो उसने फ्यूल टू फायर का काम किया और रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिला। तो कर्जन की नीतियाँ, जिसमें मिशन, कमीशन और चूक, उसका अपमानजनक व्यवहार, बंगाल का विभाजन, कुछ ऐसे कारण थे जिन्होंने आग में ईंधन डाला और क्रांतिकारी गतिविधियों को भारत में बढ़ावा दिया। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि विचार और प्रशिक्षित नेतृत्व के बढ़ते उग्रवादी स्कूल। तो जब नए नए लीडर सामने आने लगे जो कि मास पॉपुलेशन से कनेक्ट कर पाते थे, बेसिक लेवल पे पॉपुलेशन के पास पहुंच पाते थे, एकदम निचले लेवल की पॉपुलेशन के पास, तो एक तरीके से लोगों को ट्रेनिंग मिलने लगी, एक स्कूल ऑफ थॉट क्रिएट होता है और लोगों को एक ट्रेनिंग मिलने लगती है मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने की। तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में उग्रवादी दृष्टिकोण वाले राष्ट्रवादी विचारकों का विकास हुआ, और उनमें से प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें कि लाल बाल पाल कहा जाता है एक साथ, फिर अरबिंदो घोष, राजनारायण बोस, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, अश्विनी कुमार दत्त, ये सब काफ़ी फेमस हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हुआ करते थे। और इनके नेतृत्व और विचारधाराओं में क्या क्या काम हुए हम देखते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने काम किया विदेशी हुकूमत के खिलाफ नफरत फैलाने का। उसके बाद स्वराज को राष्ट्रवादी आंदोलन का लक्ष्य माना, यानी इनका मेन एम था स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट। स्वराज उग्रवादी नेताओं का मेन एम हुआ करता था। उसके बाद प्रत्यक्ष राजनीतिक कार्रवाई का इस्तेमाल किया इन्होंने, डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन ये लिया करते थे, प्रेयर एंड पिटिशन नहीं करते थे, और इन्होंने जन भागीदारी में विश्वास किया, इन्होंने जनता में विश्वास किया और राष्ट्रवादियों को सिखाया कि बलिदान आवश्यक है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा एक्सट्रीमिस्ट लीडर को यही मिला कि उन्होंने मासेस को अप्रोच किया, लो लेवल के लोगों को, पूरी सोसाइटी को उन्होंने कवर किया, और इस वजह से उन्हें एक बड़ी जनता का सपोर्ट मिला और उनके मूवमेंट्स इतने ज़्यादा सफल हो सके और इतने वाइड स्प्रेड हो पाए। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कवर होता है। बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।